Good morning, everyone. Good morning. Yes, kids, as you all know, our model test paper 2 is running. Yes, we already done question 1 to 9 in our previous class. Today, we are going to start question number 10 of model test paper 2. So, take it out and come to question number 10. This is page number. Which page number is this? 90? Yes. So what is the question? Question is, what difficulties will the other aquatic animals and plants have if there is more growth of Eichhornia? Eichhornia is a plant which we call water hyacinth. Okay. ये एक तरह का प्लांट होता है. अगर ये पूरी सरफेस कवर कर लेगा वाटर की तो क्या होगा? So what is the answer? Answer is the Eichhornia plant spread very fast. बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होते हैं विदाउट ग्रोइंग देम. दे ग्रो विद देयर ओन. ये अपने आप ही ग्रो होते हैं. ठीक है. अगर आप इनको ग्रो नहीं करते हो तो ये अपने आप ही ग्रो होते हैं. इनको ग्रो करने की जरूरत नहीं होती है. सो दे ग्रो बाय ऑन इट्स ओन. ओके. विदाउट ग्रोइंग. हम इनको ग्रो नहीं करेंगे तो ये अपने आप ग्रो होते हैं. इट कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ वाटर. ये वाटर की जितनी भी सरफेस होती है उसको कवर कर लेते हैं. अब सोचो, वाटर की पूरी सरफेस जब कवर हो जाएगी तो एक तो क्या हो जाएगा, जो प्लांट्स है, जो एक्वेटिक प्लांट्स है, एनिमल्स है, इनको क्या होगी, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी ना. तो ऑक्सीजन, एक तो सफोकेशन होने लग जाएगा उन लोगों को, तो उनकी डेथ हो सकती है. साथ ही जो सन की रेज है वो भी क्या होगी, प्लांट्स और एनिमल्स को नहीं मिल पाएगी. सो प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो जाएंगे, फिर डाई हो जाएंगे. समझ में आ रहा है? सो योर सेकंड पॉइंट इज द इट प्रिवेंट्स द सन रेज फ्रॉम द एंटायर फ्रॉम एंटरिंग. सॉरी, सन रेज को वाटर के अंदर एंटर करने से रोकती है. ठीक है. कौन? ये आइकॉर्निया प्लांट, क्योंकि पूरे वाटर की सरफेस पर ये फैल जाता है तो ये सनरेज को अंदर आने से रोकता है. द वाटर एंड थर्स्ट डिस्टर्ब द ग्रोथ ऑफ अदर एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है. दे विल डाई. वो सब मर जाते हैं. ठीक है. क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस वाला. ये जो आपका, ठीक है, ये वाला आपका डिवीजन है, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11. ओके. तो इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 11 इज फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक. फिल इन द, तो यहाँ आपके क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपको फिलअप्स यहाँ नहीं राइट करने, आंसर्स आपको यहाँ जहाँ राइट कर रखा है वहीं आपको 1 2 3 नंबर लिख करके आंसर राइट करने हैं. ओके. क्लियर? सो व्हाट इज फर्स्ट वन? देखो बेटा, यहाँ पर आपको ऑलरेडी आंसर्स गिवन है, बट यू हैव टू राइट ऑल द आंसर्स एट देयर करेक्ट प्लेस. क्लियर? सो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ऑक्सन, सेकंड इज लीटर एंड थर्ड इज एल्गी. ये 3 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं और आपको इनको फिल करना है फिलअप्स में. क्लियर? तो इट्स वेरी इजी. फर्स्ट इज डैश इज फाउंड वेयर द वाटर रिमेन्स एक्यूमुलेटेड. मतलब जहां पानी गंदा होता है वहां आपको ज्यादातर क्या देखने को मिलता है, एल्गी. एल्गी आपने देखा होगा ग्रीन कलर का होता है. ठीक है. और ये वाटर के सरफेस पर तैरते रहते हैं, है ना. तो ये क्या है, एल्गी क्या है, एक तरीके से क्या है, छोटे छोटे से माइक्रो प्लांट्स है, छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं जो वाटर के सरफेस पे ग्रो हो जाते हैं. समझ में आ गया? सेकंड क्वेश्चन इज डैश आर यूज्ड टू ऑपरेट द राहट. राहट यूज करने के लिए, व्हाट इज राहट? हाँ,
इट इज अ व्हील लाइक स्ट्रक्चर बाय विच वी, हम क्या करते हैं उससे, अंडरग्राउंड वाटर को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं ना, वी गेट द अंडरग्राउंड वाटर विद द हेल्प ऑफ राहट एंड हु, यस, तो इसको कौन चलाता है, कौन ऑपरेट कर रहा है, ऑक्सन, ऑक्सन भी कर सकते हैं, काउस भी कर सकती है और हॉर्स भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको चलाने के लिए, राहत को चलाने के लिए आपको यूज करने पड़ते हैं कोई एनिमल। तो यहाँ आपको कौन सा एनिमल दे रखा है, ऑक्सन, ओके। सो ऑक्सन इज यूज टू ऑपरेट द राहत। आपने इसका पिक्चर भी ड्रॉ किया है, ओके। और हमने इसको जब हमने चैप्टर समझा था तो हमने इसका वीडियो भी देखा था, ठीक है। नेक्स्ट इज द लिक्विड सब्सटेंस लाइक मिल्क, ऑयल, केरोसिन एक्सेट्रा आर मेजर्ड इन लीटर। यस, ये सब किससे मेजर्ड होते हैं, लीटर में, ओके, क्लियर, एनी डाउट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपके, इसके कितने पार्ट्स हैं, कितने क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन के अंदर, कितने क्वेश्चन है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, कितने क्वेश्चन है 12 नंबर में, 2 क्वेश्चन है, और कितने मार्क्स का है, 3 + 3, मतलब टोटल तो 6 मार्क्स का है और दोनों क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं, समझ में आ रहा है, मतलब 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। So what is first one? First one is write any 3 contribution of Dr. Homi Jahangir Bhabha in the field of science. So this question is from chapter number 16. Chapter number 16. Are right. Chapter number 16 में से नहीं वाला क्वेश्चन जिसमें आपने कितने साइंटिस्ट आपने पढ़ा थे, तो डॉक्टर विक्रम साराभाई है ना, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, पंडित मदन मोहन मालवीय एंड डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो हमने 4 ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में इस चैप्टर में समझा था। ये क्वेश्चन आपका किसी भी ग्रेट पर्सनैलिटी से रिलेटेड आ सकता है, अंडरस्टूड। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, समझ में आ गया सबको। क्वेश्चन है 3 कॉन्ट्रीब्यूशन आपको बताने किसके, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के, ओके। और आपका जो मॉडर्न राइज पेपर 1 था उसमें ये क्वेश्चन रिलेटेड है विक्रम साराभाई से, ओके। सो द 3 contribution of Dr. Homi Jahangir Bhabha in the field of science are, first one is he discovered Mason. He discovered Mason. Mason is the heavy electron particle of cosmic rays. कॉस्मिक रेज क्या होती है, कॉस्मिक रेज होती है आपके आउटर स्पेस के जो क्लस्टर ऑफ रॉक्स, छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं, ठीक है, क्लस्टर ऑफ रॉक्स पार्टिकल्स के ये होते हैं जो आपके आउटर स्पेस में होते हैं, ठीक है। तो इस कॉस्मिक रेज का जो सबसे हैवी इलेक्ट्रॉन इन्होंने फाइंड किया था, इन्होंने डिस्कवर्ड किया था, विच इज मैसन। समझ में आ गया, क्लियर। सेकेंड इज ही एस्टेब्लिश 3 एटॉमिक रिएक्टर्स। 3 एटॉमिक रिएक्टर्स इन्होंने एस्टैब्लिश किए थे। व्हाट आर द नेम, यस, एंड Zerline, Apsara, Cyrus and yes, you already know about that. Next is he established Tata Institute of Fundamental Research. इसका इन्होंने एस्टैब्लिश किया था इस इंस्टीट्यूट को, समझ में आया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। समझ में आ रहा है, यहाँ पे जितने भी एटॉम से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है वो यहाँ पर होती है, ठीक है, क्लियर। 3 पॉइंट्स। नेक्स्ट है इसका बी पार्ट क्या है बेटा, सेकंड पार्ट, इट्स वेरी इजी, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 17, ओके। व्हाट इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज विच फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट। अब आप कोई से भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो राजस्थान के, वहां पर कौन से मेजर फेयर्स ऑर्गेनाइज होते हैं वो आपको राइट करने हैं। So our district name is
जयपुर, वी लिव इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट। तो जयपुर में कौन कौन से मेजर्ड फेयर्स ऑर्गेनाइज होते हैं वो यहाँ राइट है। सो इन माई डिस्ट्रिक्ट दशहरा, तीज एंड गणगौर एक्सेट्रा फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड। ओके, तो आपको यहाँ पे 3 नेम लिखने थे, समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में भी बेटा देखो, टोटली क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का है, बट इट इज ऑलरेडी डिवाइडेड इनटू 4 एंड 4 नंबर। मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 13 का फर्स्ट विच इज 4 मार्क्स एंड सेकेंड इज आल्सो 4 मार्क्स। समझ में आ रहा है? तो यहाँ ही आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन इज व्हाई वन शुड नॉट ड्राइव आफ्टर बीइंग ड्रंक। ड्रंक करने के बाद किसी को भी व्हीकल क्यों नहीं चलाना है? दिस इज द क्वेश्चन। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 21। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 21. Okay, so we should not drive after being drunk because alcohol slows down our thinking कैपेबिलिटी। मतलब जब आप ड्रंक हो जाते हो, ड्रिंक कर लेते हैं, तो आपकी जो सोचने की क्षमता होती है वो 0 हो जाती है, बहुत ही ज्यादा लेस हो जाती है। समझ में आया? तो इट स्लो डाउन आवर थिंकिंग कैपेबिलिटी। सेकेंड पॉइंट है इट अफेक्ट्स और विजन टू। साथ ही आपको जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो बिल्कुल क्लियरली नहीं दिख पाता है, बिकॉज पर्सन इज ड्रंक। ओके, थर्ड इज इट लीड्स टू डेंजरस एक्सीडेंट। अब किसी पर्सन जो ड्रंक है, अगर वो तेज स्पीड में व्हीकल चला रहा है तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि एक तो उसका विजन क्लियर नहीं है, उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी स्लो है, तो एक्सीडेंट ऑब्वियसली हो गई। एंड इट मे डैमेज द नर्वस सिस्टम and lead to the development of many health problem। आपके नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकता है, समझ में आ रहा है? और साथ ही आपको बहुत सारे हेल्थ इशू हो सकते हैं, आपका लीवर खराब हो सकता है। तो इसलिए किसी भी पर्सन को ड्रिंक नहीं करना चाहिए। ओके, इज इट क्लियर? और ड्रिंक करने के बाद तो बिल्कुल भी व्हीकल को ड्राइव नहीं करना है। क्लियर? ऑल पॉइंट्स आर क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट इज नंबर सेकेंड। इट इज आल्सो 4 पॉइंट्स। तो देखो आपको क्या करना है, सफिशिएंट आंसर लिखना है। ओके, वेयर आर पेट्रोलियम एंड कोल फाउंड इन आवर कंट्री। तो अब देखो आपको पेट्रोलियम और कोल दोनों का पूछ लिया है ना यहाँ पे, है ना? तो दोनों 2 मार्क्स की समझ के चलना। तो 2 मार्क्स का पेट्रोलियम के बारे में लिखना है, 2 मार्क्स फॉर कोल, तो टोटल हो गए 4 मार्क्स। ओके, समझ में आ रहा है? सो वेयर इज पेट्रोलियम फाउंड? दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर, कौन से चैप्टर में से है? यस, 22। फ्यूल, वी शुड सेव फ्यूल, यही वाला चैप्टर था ना आपका, हाउ शुड वी सेव फ्यूल। चैप्टर नंबर 22 में से है ये वाला क्वेश्चन। सो पेट्रोलियम कहाँ पे मिलते हैं? देखो बेटा, हमारे इंडिया में, आपकी कंट्री का नेम इंडिया है ना, तो इट इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ आसाम, महाराष्ट्र, राइट द स्पेलिंग केयरफुली ऑफ ऑल द स्टेट्स, गुजरात। ओके, आप लिसन, आप लोग सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हो गुजरात की स्पेलिंग में, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु, और इन राजस्थान आल्सो। और राजस्थान में भी कहां पे मिलता है आपको? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। क्लियर? समझ में आ रहा है? यस और नो? यस। सेकेंड इज कोल। कोल, द कोल माइंस आर सिचुएटेड इन एमपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपी? यस, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, ओके, एंड इन राजस्थान। और राजस्थान में इट इज फाउंड इन बीकानेर, और बीकानेर के कोलियात और फालना डिस्ट्रिक्ट। ओके, क्लियर? राइट इट डाउन।
डू इट केयरफुली राइट करेंगे। नाउ किड्स कम टू नेक्स्ट पार्ट। ओके, अब आपके मॉडर्न टेस्ट पेपर का जो नेक्स्ट सेक्शन है विच इज क्वेश्चनिंग। यू हैव टू फ्रेम क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चंस आपको फ्रेम करने हैं और ये बात आपको माइंड में रखना है कि अगर क्वेश्चन WH या हाउ से स्टार्ट हो रहा है देन यू पुट क्वेश्चन मार्क। अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो आपके मार्क्स जरूर कटेंगे। समझ में आ गया? जहां रिक्वायर्ड है वहां आपको जरूर क्वेश्चन मार्क्स लगाने हैं। अगर आप क्वेश्चन WH, हु, वेयर, व्हाई, whom इनसे स्टार्ट करो, आपको पता है ना, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। ओके, सो व्हाट इज फर्स्ट वन? तो बेटा देखो, आपका जो क्वेश्चनिंग वाला सेक्शन है वो कितने मार्क्स का आएगा बेटा? 9 मार्क्स का। समझ में आ रहा है? टोटल 9 मार्क्स का आएगा। और इसमें टोटल कितने क्वेश्चन है? 14, 15 एंड 16। 3 क्वेश्चन इसके अंडर में है और आपको क्वेश्चन फ्रेम करने आएंगे। तो वन आपको पिक्चराइज भी आएगा। ओके, पिक्चर से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस फ्रेम करने होंगे। समझ में आ रहा है? सो फर्स्ट इज, व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट इसका 14 नंबर वाला जो है क्वेश्चनिंग का, मेक एनी 3 क्वेश्चंस टू गेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ओल्ड बावड़ी। बावड़ी मीन समझते हो? बावड़ी मीन स्टेप वेल। बावड़ी मीन यस, स्टेप वेल तो आपको पता है ना। व्हाट इज द शेप ऑफ स्टेप वेल? स्क्वायर। ओके, एंड व्हाट इज द शेप ऑफ वेल? सर्कल शेप में होती है ना, वेल सर्कल शेप में होती है। और आपकी जो बावड़ी होती है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में हो सकती है। ओके, डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बावड़ी एंड वेल? टेल मी। फर्स्ट तो आपके शेप्स का हो ही गया। वेल्स आर सर्कुलर इन शेप, वेयर एज स्टेप वेल्स आर स्क्वायर और रेक्टेंगल इन शेप। सेकंड, एक और बताओ, वन मोर। हाँ, वेरी गुड। देयर आर स्टेयर्स इन स्टेप वेल्स बट देयर आर नो स्टेयर्स इन वेल्स। वेल्स में किसी तरह की कोई स्टेयर्स तो ना होती है। यस, सो क्वेश्चन इज, अब बेटा देखो, ये क्वेश्चन जो आपको फ्रेम करना है वो करना है रिलेटेड द ओल्ड बावड़ी लोकेटेड इन द विलेज। अगर किसी गांव में कोई बावड़ी है, कोई स्टेपवेल है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। तो हम क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं? देखो, फर्स्ट इज हु बिल्ड दिस बावड़ी या हु बिल्ड दिस स्टेपवेल। इस स्टेपवेल को किसने बनाया था? किसने बनाया? ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, आपने क्वेश्चन मार्क नहीं पुट करोगे ना बेटा तो मार्क्स कट जाएंगे। सो इट इज नेसेसरी टू पुट द क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर? सेकेंड इज, व्हाई आर स्टेयर कंस्ट्रक्टेड इन द स्टेप वेल? स्टेप वेल में स्टेयर्स क्यों बनाई जाती है? क्लियर? थर्ड इज, फ्रॉम वेयर डज द वाटर कम इन दिस स्टेप वेल? इस स्टेप वेल में पानी कहां से आ रहा है? क्लियर? वेट, okay, now next question number 15. Question is, looking at the following picture, construct any 3 questions. Okay, will you make one question for me? एक क्वेश्चन, चलो आप यहाँ तो 3 क्वेश्चन फ्रेम करना। कमिंग, आप लोग को एक क्वेश्चन बना सकते हो। विच पिक्चर इज दिस? ओके, तो आप फिश पे तो इजीली क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो ना। यस, टेल मी एनी वन क्वेश्चन। यस, दिया। यस, ओके, what is the color of fish? Okay, sit. Now let's we do फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, आप लोग ये फ्रेम कर सकते हो, आइडेंटिफाई द पिक्चर। आप
पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है ना, तो ये क्वेश्चन बन सकता है ना, आइडेंटिफाई द पिक्चर या विच एनिमल डू यू सी इन द पिक्चर। इस पिक्चर में आप कौन सा एनिमल देख रहे हो। ओके, इस क्वेश्चन में बन सकता है ना, राइट इट डाउन। ओके, इज इट डन? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, how do fish survive in water? Fish पानी में कैसे survive करती है? How do fish survive in water? Question mark. Third is, which body parts help fish to easily swim in water? Okay, clear? Next question is, pickle do not spoil early. पिकल जल्दी से खराब नहीं होते हैं। सो मेक 3 क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाने हैं। यस, ओके, वेरी गुड, सिट। व्हाई डू पिकल्स नॉट स्पॉइल अर्ली? पिकल्स जल्दी खराब क्यों नहीं होते हैं? क्वेश्चन मार्क, पुट द क्वेश्चन मार्क प्रॉपर्ली। नेक्स्ट इज, हाउ डू प्रिवेंट पिकल्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल? हम पिकल्स को स्पॉइल होने से कैसे बचा सकते हैं? ओके, व्हाट आर द थिंग्स रिक्वायर्ड टू मेक पिकल्स? पिकल्स बनाने के लिए कौन कौन सी थिंग्स रिक्वायर्ड हो सकती है, या व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट प्रिजर्वेटिव वी यूज इन पिकल्स? ओके, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन फ्रेम इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ओके, क्लियर? डू इट नाउ बेटा। Come to next section. Ma'am, wait. Okay, now come to next section, experimenting, which is 12 marks. Okay. Question number 17. Question number 17 is, what are the bad effects of chemical fertilizer and pesticides? This is from chapter number 20. Chapter number 20 में से है ना, फार्मिंग ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी। तो फर्टिलाइजर जो फार्मर्स यूज करते हैं, जो पेस्टिसाइड वो यूज करते हैं, इनके बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं? देखो बेटा, इससे बहुत ज्यादा स्किन डिजीज हो जाती है। ओके, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल है वो इनफर्टाइल हो जाती है अगर इनको ज्यादा यूज करते हैं। तो मतलब सॉइल के अंदर जितने भी जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो प्लांट्स को जरूरी होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं अगर आप ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हो। तो मोस्टली फार्मर को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स यूज करने चाहिए। सेकेंड थिंग क्या है, हमारी जो बॉडी है उनके इफेक्ट पड़ता है जब पेस्टिसाइड्स वगैरह इन सबका स्प्रे करते हैं, या केमिकल फर्टिलाइजर्स जो आप उस वेजिटेबल्स जो आप ईट कर रहे हो जिसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर से जो ग्रो हुई है, उससे आपका क्या होता है, आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, आपकी स्किन ड्राई होने लग जाती है, इचिंग होने लग जाती है। ओके, और रेस्टलेस हो जाती है, हेडेक होने लग जाता है। ठीक है, तो इनका बहुत ही, जब भी फार्मर्स पेस्टिसाइड को या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, वो क्या लगाते हैं, अपने माउथ को कवर करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, और एक तो सॉइल क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। समझ में आ गया? सो व्हाट इज द क्वेश्चन, सॉरी, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सो ए नंबर पर है आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में है, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड के बारे में। सो केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड कॉजेज हेल्थ प्रॉब्लम लाइक हेडेक, रेस्टलेसनेस एंड स्किन डिजीज। इनकी वजह से क्या हो जाती है, रेस्टलेसनेस मतलब बेचैनी रहती है आपको, आपके हेडेक हो जाता है, स्किन डिजीज हो जाती है। समझ में आ गया? मतलब रैशेस होने लग जाते हैं स्किन पे, टीचिंग होने लग जाती है, इस टाइप की डिजीज हो जाती है।
सेकेंड, यूजिंग देम इन फार्मिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर फार्मिंग में हम पेस्टिसाइड्स को या केमिकल फर्टिलाइजर्स को बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो इससे सॉइल क्या हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। कुछ जरूरी न्यूट्रिएंट्स और विटामिन प्लांट्स को फिर नहीं मिल पाते क्योंकि सॉइल के अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं हो पाती है, तो प्लांट जो है वो हेल्थी ग्रो नहीं हो पाती। समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8। व्हाट डू यू सी इन द स्काई? ड्रॉ द पिक्चर। कोई सी भी आपको एनी थ्री, मतलब सन होता है, स्टार होता है, क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, तो कोई सी भी पिक्चर्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। समझ में आ गया? लाइक दिस, सन, स्टार एंड मून, इनकी पिक्चर्स हमने यहाँ ड्रॉ कर रखी है, आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सबसे इजी क्वेश्चन है ना आप लोगों के लिए, तो बहुत इजी है ना क्वेश्चन नंबर 18। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Why do brick and cement houses, listen carefully, what do bricks and cement houses damage more lives and properties? ब्रिक्स और सीमेंट के हाउसेस जब डैमेज हो जाते हैं तो इनसे कैसे लाइव और प्रॉपर्टी कैसे डैमेज हो जाती है, क्यों हो जाती है? तो ये क्वेश्चन है, व्हाई, क्यों हो जाती है। देखो बेटा, जब आपके अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं तो जो आपके हाउसेस होते हैं जो ब्रिक्स और सीमेंट के बने हुए होते हैं तो ये कोलैप्स हो जाते हैं, तो काफी लोग जो है वो उसके नीचे दब जाते हैं ना, उनकी डेथ हो जाती है, इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। सीमेंट और ब्रिक्स कैसे होते हैं, हैवी होते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है तब ये कोलैप्स हो जाएंगी, गिर जाएंगी, तो क्या हो जाएंगे, काफी पीपल्स उसके नीचे बरीड हो जाएंगे, दब जाएंगे। ओके, समझ में आ गया? और इतनी ज्यादा हैवी ब्रिक्स और सीमेंट जब आपके ऊपर गिरेगी तो आप इंजर्ड हो जाओगे, कुछ लोग जो नहीं सह पाएंगे उनकी डेथ हो जाएगी, है ना। सो दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 90। वेरी गुड, 90, yes. So bricks and cement houses are heavy. कैसे होते हैं ये, इनके हाउसेस बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। ड्यू टू कोलैप्स ऑफ ब्रिक्स एंड सीमेंट हाउसेस देयर इज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ पीपल गेटिंग बरेड। बहुत ज्यादा रिस्क होती है जब ये कोलैप्स हो जाते हैं, गिर जाते हैं, तो काफी ज्यादा लोगों के दबने की आशंका ज्यादा हो जाती है। ओके, और साथ ही क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है, डिसमेंबरमेंट्स हो सकती है, एंड ब्रेकेज ऑफ गुड्स, सामान को भी नुकसान हो सकता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, अब डिसमेंबरमेंट्स क्या हो सकता है, इसका मीनिंग ये होता है कि कुछ जो पीपल्स है वो जब वो इंजर्ड हो सकते हैं तो उनके बेटा देखो ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं ना, अगर वो अलाइव है तो उनके ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं, तो ऑर्गन डैमेज को ही यहाँ पे डिसमेंबरमेंट्स बोलते हैं। समझ आया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो 19 के 2 पार्ट्स है ना, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। In what ways will you help people in the eventually of an earthquake? State any 3 ways. अच्छा, अगर अचानक से कोई आपका अर्थक्वेक आ गया है, ठीक है, तो आप कैसे लोगों की मदद करोगे, हाउ विल यू हेल्प पीपल? सो फर्स्ट, आप देखो सबको पता है क्या करोगे, आप लोग उनको सेफ प्लेसेस पे लेके जाओगे, गिव देम प्रॉपर फूड शेल्टर्स वगैरह दोगे, एम्बुलेंस को कॉल करोगे, है ना, कुछ बेसिक सी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। सो फर्स्ट इज वी हेल्प इन द फॉलोइंग वेज, वी हेल्प द इंजर्ड पर्सन इन द following ways. First is we will help the people reach a safe place after an earthquake. earthquake आने के बाद में आप लोगों को कहाँ लेके जाओगे, safe places से पहुंचा दोगे। We will call for an ambulance, okay, to send injured person to the hospital.
and we will arrange food, water, shelter for the victims. Clear? Victims में समझते हो ना, जो लोग इंजर्ड हो गए हैं, they are victims. Now आपका जो बेटा लास्ट सेक्शन है विच इज कंसर्न, अभी सॉरी लास्ट नहीं है, दिस इज सेकंड लास्ट ना, यस, कंसर्न टूवर्ड जस्टिस एंड इक्वालिटी विच इज ऑफ 4 मार्क्स. देखो इसमें 1 तो आपका एमसीक्यू है, ओके, एंड 1 इज टेबल बेस्ड क्वेश्चन. सो यू आर गोइंग टू द रेलवे स्टेशन टू लीव योर फ्रेंड इन द ट्रेन. आप अपने फ्रेंड को ट्रेन में छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गए हो. ऑन द वे अ व्हीकल ब्रोकन डाउन. ओके, अगर एक व्हीकल टूट गया है साइड में तो व्हाट विल यू डू, आप क्या करोगे? स्टे इन द क्राउड, भीड़ में खड़े रहोगे. शाउट ऑन द पीपल, लोगों पे चिल्लाओगे. पुश द व्हीकल इमीडिएटली टू ब्रिंग इट एट वन साइड. आप व्हीकल को एक साइड में ले जाओगे, उसको पुश करके एक साइड में फटाफट से कर दोगे. या फिर वी विल लीव फॉर द स्टेशन इन सम अदर वे, या आप स्टेशन कुछ अलग साइड से जाओगे, क्या करोगे? यस, हम पुश करेंगे. यस, अगर कोई व्हीकल टूट गया है या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई है व्हीकल्स के साथ, आप व्हीकल्स को कहाँ ले जाओगे? एक साइड में को स्टैंड कर दोगे. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी. अगर आप टिक करके छोड़ दोगे बेटा या फिल नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे. ओके, fill the option number here. Next is write 3 types of vehicles and the fuel used in them in the following table. अब following table में आपको क्या करना है? व्हीकल्स के नेम लिखने हैं और फ्यूल्स के नेम लिखने हैं. फ्यूल्स आपको पता है ना, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, दीज आर फ्यूल्स. तो कौन कौन से व्हीकल्स में ये यूज होते हैं, व्हीकल्स के नेम है. ओके, इट्स वेरी इजी. कार रन by petrol, okay, and bus we use diesel, truck we use diesel. ओके, क्लियर. आप मोटरसाइकिल लिख सकते हो, मोटरसाइकिल में पेट्रोल यूज होता है. तो जितने भी आप व्हीकल्स हैं उनके फ्यूल्स के नेम यार राइट करोगे. ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज, दिस इज द लास्ट. यस, तो टोटल आपके 23 क्वेश्चंस आएंगे. समझ में आ रहा है ना? This is the last part. Respect and appreciate each other's work and qualities, which is of 7 marks. समझ में आ गया? अब 7 marks काउंट कर लो. 6 and 1 7. ये 6 marks का है और ये 1 mark. 6 और 1 7. और इसमें भी फर्स्ट क्या है? MCQs है ना. क्वेश्चन नंबर 22 देखो बेटा, यहाँ पे क्या है आपके? We get from पेट्रोलियम से हमें क्या मिलता है? यहाँ आपके कोल तार था ना, ये जो कोल तार है इसको कट करो क्योंकि कोल तार कोल से मिलता है ना. तो आपको यहाँ दे रखा है पेट्रोलियम से. देखो कैरोसिन आपको पेट्रोलियम से मिलता है. ओके, नेचुरल गैस भी आपको पेट्रोलियम से मिलती है. लेकिन कोल तार ना बेटा, कोल तार किससे मिलता है? कोल से, है ना. और ऑल ऑफ दीज, फिर तब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज. तो उसको डी कर लूं. समझ में आ गया? क्लियर. अगर यहाँ पे ऑप्शन होता है ए और बी तो फिर ए और बी इज करेक्ट. ठीक है, लेकिन हमको पता है कि भाई देखो कैरोसिन भी पेट्रोलियम से मिलता है, नेचुरल गैस से मिलता है, और यहाँ आपके पास ए और बी का ऑप्शन है ही नहीं. यहाँ पे आपके पास ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन है ना. लेकिन ये जो कोल तार है ये कोल से मिलता है ना, तो यहाँ से आपको ये वाला आंसर थोड़ा सा रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पे मैंने पेट्रोल राइट कर दिया है. ठीक है, वी गेट पेट्रोल फ्रॉम पेट्रोलियम. तब इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज. क्लियर? समझ आ गया सबको? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23. इसका फर्स्ट, अब इसमें भी देखो बेटा 2 पार्ट्स है ना. क्वेश्चन नंबर 1 एंड एक पार्ट और होगा इसका ना. यस, तो पहले फर्स्ट वाला कंप्लीट करेंगे इसका. ये वाला, दिस वन. Write the experience about any ancient monument. किसी भी ancient monument के बारे में आप राइट कर सकते हो. आप किसी के बारे में, जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, जस्ट लाइक अगर आप जयपुर के देखोगे तो आमेर फोर्ट हो गया है, जयगढ़ फोर्ट हो गया है ना, और हवा महल हो गया. मॉन्यूमेंट्स हैं. चित्तौर फोर्ट पढ़ा आपने, रणथंबोर फोर्ट पढ़ा है.
किसी भी एक एंशियंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपको राइट करना है। तो यहाँ मैंने चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में लिखा है, विच इज वेरी इजी फॉर अस, क्योंकि हमने ये बहुत अच्छे से लर्न भी किया है ना। तो देखो बेटा, इन लास्ट समर वैकेशन आई विजिटेड चित्तौड़ फोर्ट। आपको अपना एक्सपीरियंस लिखना है। अब बिल्कुल देखो बेटा, बाकी सारे ऑप्शंस आपके बुक में हैं, तो वहां से आप आंसर्स इसको राइट कर सकते हो। चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में आपने लर्न किया है ना, तो इसके जितने भी की फीचर्स आपने राइट किए हैं वो सब आप यहाँ राइट कर सकते हो। फर्स्ट इज इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन इंडिया। इंडिया का सबसे बड़ा फोर्ट है। ओके, ह्यूज गेट वर कंस्ट्रक्टेड इन द फोर्ट। फोर्ट के अंदर बड़े बड़े गेट्स हैं, थे ना, देखा आप विजिट करने गए थे तो देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉइंटेड नेल्स ऑन द फोर्ट गेट एंड रानी पद्मिनी कमिटेड जौहर इन दिस फोर्ट। ये भी आपने किया है। की फीचर्स है इसके, चित्तौड़ फोर्ट हैज 2 टावर्स, विजय स्तंभ एंड ओके। तो ये आपने जो आंसर अपनी कॉपी में किया है, द की फीचर्स ऑफ चित्तौड़ फोर्ट, यू कैन राइट ऑल ऑफ देम हियर। ओके, तो आप इस नंबरिंग पे ध्यान देना कि टोटल कितनी नंबरिंग है। यहाँ 3 नंबर्स का है ना, तो मैंने 1 हाफ एंड मार्क्स के 6 राइट कर दिए। ओके, क्लियर। शॉर्ट लिखोगे तो 6 लिख दिया, अगर लॉन्ग लिखोगे तो आप 3 राइट कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ नेक्स्ट इज लास्ट वन ऑफ मॉडर्न टेस्ट पेपर 2 का। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ, समझ में आ रहा है? दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 24। यस, What precaution should we take while climbing on any mountain? किसी भी माउंटेन पे अगर हम क्लाइम कर रहे हैं तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें करने हैं, उसका आपको सजेशंस देने हैं। So first is we should do the following, आप ये अपने आप राइट कर सकते हो ना, we should take following precaution while climbing a mountain. Yes, ये तो क्वेश्चन में से आप लोग राइट कर सकते हैं, yes or no? Yes. So first is क्या क्या प्रिकॉशन हमें रखने हैं जब हम माउंटेन क्लाइंब करेंगे, तो वियर गुड हाइकिंग बूट्स। जो हाइकिंग बूट्स होते हैं जिनमें स्पाइक्स लगे होते हैं नीचे, वो आपको वियर करने हैं। ये प्रिकॉशन ही है ताकि आप स्लिप ना हो पाए। सेकेंड इज क्लाइंब स्लोली अदरवाइज वी विल फेस डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। अगर आप बेटा जल्दी जल्दी क्लाइंब करेंगे फास्ट, तो आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। समझ में आ गया? टेम्परेचर इंक्रीज होता है जैसे जैसे आप जल्दी जैसे हम रनिंग करते हैं तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होने लग जाता है ना, ठीक है, तो अब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए वी शुड क्लाइंब स्लोली। जब माउंटेन में क्लाइंब करें तो स्लोली स्लोली मूव करना है। ओके, ड्रिंकिंग वाटर टू स्टे हाइड्रेट। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए आपको क्या करना है, वी शुड ड्रिंक लॉट्स ऑफ water. So bring lots of water with you when you go for a mountaineering. Okay. Next, carry an oxygen cylinder. हम अपने साथ क्या रख सकते हैं? Yes, और cover head with helmet. हेलमेट भी वियर करना है, साथ ही हम क्या रख सकते हैं, सन ग्लासेस रख सकते हैं। सन ग्लासेस भी हमें अपने साथ रखने हैं, ये भी प्रिकॉशंस में है ना, टू प्रोटेक्ट आइज फ्रॉम द सन रेज। एंड वी शुड यूज सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी आपको अपने साथ रखनी है। तो बहुत सारे प्रिकॉशंस है, आप अपने हिसाब से कुछ भी राइट कर सकते हो। क्लियर? सो दिस इज द आंसर एंड आवर model test paper 2 completed. Okay, from tomorrow we will start model test paper 3. Okay, so you have to learn all the question answers of model test paper 2. This is your diary work for today. Complete the model test paper 2. Okay, clear? So goodbye, we will meet in our next class beta. Goodbye.